Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of June 2024. 19 जून 2024 का पूरा हिंदू एनालिसिस देखेंगे। और जो लोग हमारा हिंदू एनालिसिस देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आपने पेपर देखा हो तो मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि पेपर में कोई भी करंट का क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे वो लास्ट ईयर का हो, चाहे इस साल का हो, चाहे इसके पिछले साल हो। हर साल हमने करंट के पूरे क्वेश्चन कवर किए हैं। चाहे इस साल अर्जेंटीना वाला क्वेश्चन ले लो या कोई भी ऐसा जो करंट में था वो हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए दोबारा से टाइम वेस्ट मत करिएगा या 1.5 घंटे 2 घंटे का कोई एनालिसिस मत देखने लगेगा, क्योंकि दैट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि आपने देखा स्टैटिक भी उतना ही पूछता है जितना वो करंट पूछता है। कोई ऐसा नहीं कि करंट पे एक ही साल बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। अदरवाइज करंट से 15-20 का क्वेश्चन आते हैं वो आप ऑलरेडी कर लेते हो। ठीक है ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने से भी कर लोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। इसके पहले स्टार्ट करूं मैं बता दूं कि क्लासेस जो हैं 2025 का जो अचूक बैच है उसका 20 जून से फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो भर चुका है तो जो सेकंड बैच है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेम्स आईएएस ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जो होंगी वो ऐप में भी होंगी, आप उसको लैपटॉप में भी चला सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेंगी। ठीक है ना। एंड पूरा सिलेबस सिलेबस तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा। सीसैट उस पर इंक्लूडेड रहेगा। अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स का भी आपको मंथली पीडीएफ रेगुलरली उसमें मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं या कहीं करेंगे ही करेंगे, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि बाकी सबसे अच्छा होगा ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को। सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है मैं आपको बता दूं। फ्रंट पेज में न्यूज़ नहीं है। पहली न्यूज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो दूसरे तीसरे पेज में है, मेकेदातु के रिगार्डिंग, है ना। अब देखो क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये नहीं आएगा कि क्या है। पहला तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेकेदातु डिस्प्यूट जो है वो किन 2 स्टेट्स के बीच में है। तो पहले तो डिस्प्यूट 2 स्टेट्स के बीच में, एक है कर्नाटका, दूसरा है तमिलनाडु। एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा होगा कि हो सकता है वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे दे, 2-3 स्टेटमेंट दे दे, तो उनमें से एक स्टेटमेंट तो यही रहेगा कि डिस्प्यूट है ये कर्नाटका तमिलनाडु का। दूसरा कौन सी नदी से रिलेटेड है, तो कावेरी रिवर वाटर से रिलेटेड है। कावेरी रिवर पे एक डैम बनाना चाहता है, एक रिजर्वायर बनाना चाहता है कर्नाटका। और कर्नाटका ने क्यों बनाना चाहता है, ताकि वहां पे जो वाटर क्राइसिस है, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है कई एरियाज में, स्पेशली बेंगलुरु में, वो सॉल्व की जा सके। अपोज कौन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, तमिलनाडु अपोज कर रही होगी। तमिलनाडु का कहना है कि भाई अगर आप इस तरीके से रिजर्वायर बनाओगे तो हमारा जो वाटर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा एंड हमारी जो एग्रीकल्चरल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। तमिलनाडु कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का एलोकेशन था, वाटर एलोकेशन, उसको भी ये वॉयलेट करेगा। तो दिस इज हैज़ बीन द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय तमिलनाडु। कर्नाटका कहना है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ज़रूरी है, पानी बिना लोग परेशान हो रहे हैं स्पेशली बेंगलुरु रीजन में, तो हमको चाहिए एंड दैट इज द थिंग। कर्नाटका ने भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोजेक्ट का अप्रूवल जो है इट इज पेंडिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको डिस्प्यूट के बारे में मैंने समझा दिया, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी आपको बता दिया। अच्छा, जब मैं कोर्स पढ़ाता हूँ तो मैं उसमें आपको ये बता दूँ कि सब्जेक्ट वाइज ही हम यही करते हैं। हर बार हमने अगर जैसे कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो लॉस पढ़ा रहा हूँ या बिल्स का पासेज पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बना के ही देता हूँ हर बार कि इस तरीके से ही पूछा जाएगा। और वही होता है कि क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस नाम की भी चीज़ होती है ना यार। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन अश्योर यू ऑफ। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे चाइना हैज़ 500 न्यूक्लियर वॉर हेड्स एज पर द सिप्री। सिप्री इज नथिंग बट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम है पीस रिसर्च, लेकिन ये ढूंढता क्या है? वेपन्स, है ना। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखिएगा। इट्स रिलेटेड टू वेपनरी एंड वेपन रिलेटेड जो है ग्लोबल वेपनरी से रिलेटेड ये रिपोर्ट निकालता है कि किसके पास कितना है, क्या है ना, वॉर हेड्स किसके पास है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं। अगला है बायोडीजल का। देखो आया था तो साइंटिस्ट जो इंडिया, चाइना, यूके के हैं, इन्होंने मिलकर के एक कैटलिस्ट डेवलप किया है विच कैन प्रोड्यूस चीपर बायोडीजल। ठीक है। तो अब अपने को ये न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना अपने को बायोडीजल से।
बायोडीजल एक ऐसा फ्यूल होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। अब आप इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करते हो फ्यूल को प्रोड्यूस करने में, जैसे वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, कुकिंग ऑयल, आपने इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया है ना। एंड इट कैन बी यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग डीजल इंजन ऑल्सो, और इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो तो डीजल इंजन में भी यूज़ हो जाता है, नहीं करो तो भी यूज़ हो जाता है। एंड इट्स अ मोर क्लीनर बर्निंग फ्यूल, क्योंकि आप रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो ये क्लीनर फ्यूल रहेगा, है ना, देन द ट्रेडिशनल फ्यूल, एंड इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एज वेल। अब अलग अलग जनरेशंस में ये इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन जो बायोडीजल था ना, दैट इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, है ना, जैसे कि सोयाबीन ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, मोस्ट कॉमन बायोडीजल यही है। बट दिक्कत क्या थी कि ये जो थी ये फूड प्रोडक्शन से आ रहे थे, है ना, वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, ये फूड प्रोडक्शन वाले हैं। तो कई बार क्या होता था, फूड की स्कैरसिटी हो जाती थी। तो सेकंड जनरेशन की बात आई भैया, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल की बात आई। सेकंड जनरेशन बायोडीजल में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में बोला कि भाई हम यूज़ करेंगे नॉन फूड आइटम। सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ करेंगे, नॉन फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फिर थर्ड जनरेशन की बात आई। थर्ड जनरेशन में क्या बोला कि हम माइक्रो एल्गी का यूज़ करेंगे। माइक्रो एल्गी जो एरेबल लैंड या सॉल्ट वाटर में ग्रो कर रही, उसका यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बायोडीजल। तो ये मेन 3 जनरेशन्स है। फोर्थ जनरेशन फिर है आपकी जिसमें कार्बन एमिशन आपको निगेटिव करना है ना। तो फोर्थ जनरेशन में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्बन स्टोरेज और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो दैट इज व्हाट इज देयर इन द फोर्थ जनरेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला टॉपिक है वाई क्लाउड्स गो ग्रे बिफोर द रेन। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं, ऑथर का कहना है। तो भाई क्लाउड्स वाइट इसलिए दिखते हैं क्योंकि बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो रेज क्या होती है, कंबाइन हो जाती हैं। जो स्कैटरिंग रेज हैं वो सारी कंबाइन हो जाती हैं सिंस देयर आर मेनी रेन ड्रॉप्स, सिंस देयर आर मेनी ड्रॉप्स। तो ये कंबाइन होने के कारण ये वाइट दिखाई देते हैं। बट जैसे ही ये मतलब बारिश होने वाली रहती है, मतलब जब ये सेचुरेशन में पहुंच जाता है क्लाउड, तो होता क्या है कि इनके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कोलीज होके बहुत बड़े फॉर्म में हो जाते हैं। अब जब वो कोलीज होके बहुत बड़े फॉर्म में हो जाते हैं ना, तो दे स्टार्ट मतलब बहुत ज़्यादा वो फिर स्कैटर करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब हाँ, दे स्टॉप स्कैटरिंग द लाइट्स एंड बहुत ज़्यादा डिस्पर्स नहीं करते हैं। तो और स्पेशली जो बेस वाला रीजन है, मतलब जो क्लाउड का रीजन आपको दिखता है ना, वहाँ पे बहुत कम लाइट ट्रांसमिट होती है। तो चूंकि लाइट हमारे तक पहुँच ही नहीं रही है, तो हमको कुछ शेडी शेडी वो कलर दिखेगा ना, मतलब आ रही है लाइट लेकिन हमारी आंख तक नहीं पहुँच पा रही है, तो हमको एक शेडी ग्रेइश अपीयरेंस दिखता है इसी कारण से। और वहीं पर अगर आप उसी क्लाउड को एरोप्लेन से या फ्लाइट से देखोगे ना ऊपर से, तो वो आपको प्योर वाइट दिखेगा। कभी आपने बारिश में जैसे ट्रेवल किया हो ना, तो आपने देखा होगा कि आपको बादल पूरे वाइट दिखते हैं, प्योर वाइट दिखते हैं, है ना, क्योंकि वहां से स्कैटरिंग हो रही होती है, वहां से स्कैटरिंग होती है लाइट की, तो इस कारण से वो वाइट दिखता है। नीचे स्कैटरिंग नहीं होती, इस कारण से वो ग्रेइश टाइप का दिखता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द बिगर रेन ड्रॉप्स। यहाँ पे एक और ऑथर ने आप लिखा है, डस्ट भी स्कैटर करती है व्हाइट लाइट को इन द सेम वे द क्लाउड्स डू, है ना। ये प्रोसेस कहलाती है माई स्कैटरिंग, MIE स्कैटरिंग। तो ये भी लिख लेना, MIE स्कैटरिंग। अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो जब डस्ट स्कैटर करे व्हाइट लाइट को, तो उसे बोलते हैं माई स्कैटरिंग। ये तभी होती है जब साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल जो होता है, जो डस्ट पार्टिकल है, उसकी साइज अगर कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो ये माई स्कैटरिंग होगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द माई स्कैटरिंग ऑल्सो। एडिटोरियल पेज में आपको लग रहा होगा, तो मैं बता रहा हूँ कोई एडिटोरियल काम का नहीं है, स्पेशली फ्रॉम द एग्जाम या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है। तो ये जनरल इलेक्शंस का है। ये जो है आपका इकोनॉमिक डिकपलिंग, ये अमेरिका से रिलेटेड है ना, अमेरिका का है। और ये भी बेकार है, ये BSP और इन सब से रिलेटेड है, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज़ है, हाउ कैन हिमाचल प्रदेश फाइट अगेंस्ट द फॉरेस्ट फायर्स। तो यहाँ पे बात चल रही भाई फॉरेस्ट फायर्स की। फॉरेस्ट फायर क्या है, कितने हैं और कहाँ स्पेशली हुए। तो ये सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं वो हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश रीजन में। अगर हिमाचल प्रदेश अकेले की बात करें तो अप्रैल से अब 2015 से अभी तक 1684 फॉरेस्ट फायर हो चुके हैं, मतलब 1684 आग लग चुकी हैं, फॉरेस्ट फायर हो चुका है। और इससे लगभग 17,471 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट लैंड है वो डैमेज हुआ है। 17,471 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डैमेज्ड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट फायर्स। तो यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट कैसे स्टार्ट होते हैं हिमाचल में। तो फायर्स इन द हिमालयाज अकर ड्यूरिंग द प्री मानसून समर पीरियड, मोस्टली प्री मानसून समर पीरियड में स्टार्ट होते हैं ये।
ड्यू टू द रिजल्टेंट डिप्लीशन ऑफ स्नो मेल्ट वाटर, डिप्लीशन हो जाता है स्नो मेल्ट वाटर का वहाँ पे, इस कारण से होता है ना। एंड यहाँ पे देखो लिखा है द मॉइस्चर कंडीशंस ऑफ द प्री मानसून सीजन कैरेक्टराइज्ड बाय रेन स्टॉर्म्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द फॉरेस्ट फायर। द लेस मॉइस्चर देयर इज द ग्रेटर द इम्पैक्ट ऑफ द फायर। जितना कम वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, है ना, फॉरेस्ट फायर का। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे अनअटेंडेड कैंप फायर हो गया, डिस्कार्डेड सिगरेट्स हो गया, दे आर ऑल द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे ये भी अब सोचो ह्यूमन एरर भी कितनी ज़्यादा है। आप बहुत लोग कैंपिंग करने जाते हैं तो अनअटेंडेड कैंप फायर्स के कारण भी हो सकता है। आजकल तो फैशन में ही आ गया है सिगरेट पीना, तो सिगरेट के कारण भी आ सकते हैं। दीज आर ऑल द लाइटनिंग भी एक कॉज होती है, इसमें लिखा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट लाइटनिंग इज ऑल्सो कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो ये भी आप याद रखेगा। स्पेशली जो एलिनो टाइम रहता है वहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर बहुत होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ब्लैक कार्बन का जिक्र किया गया, यहाँ पे देखो लिखा गया ब्लैक कार्बन, तो ऑब्वियस सी बात है अपन ब्लैक कार्बन के बारे में जानेंगे ही जानेंगे। तो ब्लैक कार्बन की बात करें तो इट इज नोन एज सूट, इसको सूट भी कहा जाता है। इट्स अ कंपोनेंट ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, तो PM 2.5 जैसा ही एक कंपोनेंट है ये ब्लैक कार्बन भी। एंड इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स एंड बायोमास। तो ये याद रखेगा, ये इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होता है फॉसिल फ्यूल्स का, बायोफ्यूल्स का या बायोमास का, तब ये बनता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें CO2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो ब्लैक कार्बन जो है और CO2 जो है, दोनों ही पॉल्यूटेंट्स हैं, दोनों ही क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ब्लैक कार्बन शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब कि बहुत ही डेज टू वीक तक इसका टाइम पीरियड रहता है। वहीं CO2 लॉन्ग लिव्ड होता है, CO2 लॉन्ग लिव्ड होता है, ठीक है। एंड ये जो है इसका वार्मिंग इफेक्ट, ब्लैक कार्बन का वार्मिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 1500 गुना ज़्यादा है CO2 के पर यूनिट मास से ये इसका ब्लैक कार्बन का। तो ये मतलब वार्मिंग ज़्यादा करता है, शॉर्ट लिव्ड होता है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ब्लैक कार्बन एज वेल, कंपेरिजन आपने समझ लिया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, नेट डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स राइज। तो नेट डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है। यहाँ पे आप डायरेक्ट टैक्सेस के 2-3 नाम है, आप देख लीजिए। पर्सनल इनकम टैक्स तो आपको पता होगा, दूसरा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लिखा हुआ है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लेवी किया जाता है इंडिया में ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज विच आर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। मतलब जब आप स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग एंड परचेजिंग करते हो ना, तो वहां से फिर जो टैक्स आपके ऊपर लगता है ना, वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, ठीक है। कौन इसको टैक्स, किसके ऊपर टैक्स लगता है? तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, डेरिवेटिव्स के ऊपर, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर, सबके ऊपर लगता है। पे कौन करता है? तो बायर भी पे करता है, सेलर भी पे करता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है ना। एंड रेट क्या होता है? रेट वेरी करता है कि आप, डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन किस नेचर का कर रहे हो, इक्विटी खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। इसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज के ऊपर लगता है, वो भी एक तरीके से, कॉर्पोरेट टैक्स भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स ही है, तो ये आप याद रखेगा। NLC नाउ प्रोवाइडिंग ग्रीन पावर टू इको सेंसिटिव जोन्स इन इंडिया। तो NLC जो है वो क्या है आपका? NLC एक बता दूं आपको कि एक नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोल का आता है, और ये जो है वो अपना पैन इंडिया प्रेजेंस जिसका है, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट्स करती है। तो यहाँ पे बेसिकली NLC ने ही सोलर पावर प्रोजेक्ट किया है विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एंड इट कैन बी यूज्ड इन द इको सेंसिटिव जोन्स, जैसे कि लद्दाख हो गया। लद्दाख में गवर्नमेंट, याद रखेगा, इट इज एमिंग टू क्रिएट इट्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल टेरिटरी। गवर्नमेंट जो है पहली कार्बन न्यूट्रल टेरिटरी कहाँ क्रिएट करना चाहता है? तो लद्दाख में क्रिएट करना चाहता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रखना है, ये आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, इफ देयर इज एनी। तो यहाँ पे नेटो एलाइज के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपना जो इस बार डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग है, 23 नेटो एलाइज ने डिफेंस स्पेंडिंग स्पेंड करेंगे GDP का 2%। तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बढ़ा दिया है, 18% के आसपास बढ़ा दिया है ना, टोटल ओवरऑल। नेटो का आपको पता होगा कि 1949 में बना था, वॉशिंगटन ट्रीटी से बना था। कौन सी ट्रीटी से? वॉशिंगटन ट्रीटी से। प्रेजेंटली 31 मेंबर्स हैं, 31st मेंबर जो है वो फिनलैंड है। इनकी नेटो ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि अगर आप एक के ऊपर अटैक करोगे तो पूरे नेटो के ऊपर अटैक माना जाएगा और सभी लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात चल रही है
अमेज़ॉन फॉरेस्ट की, अमेज़ॉन फॉरेस्ट में माफिया लोग फॉरेस्ट को डिन्यूड कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। इसके लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट है, उन्होंने अमेज़ॉन प्लान सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी स्टार्ट किया है ताकि इसको बचाया जा सके, ठीक है ना। तो लेट मी शो यू, यस आई कैन शो यू दिस। हाँ, तो यहाँ पे आपने साउथ अमेरिका का मैप देखा होगा। साउथ अमेरिका का अगर आप मैप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द गयाना हाईलैंड्स। यहाँ पे गयाना हाईलैंड्स दिख रहा है, जो गयाना वाला पोर्शन है। देन ऊपर आपको यहाँ पे लानोस दिख रहा होगा, लानोस, दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ साउथ अमेरिका। अमेजॉन बेसिन ये है, अमेजॉन बेसिन ये पूरा बीच का है। यहाँ ये इधर साइड ये ब्राज़ील है, इधर साइड यहाँ पे है ना, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप उसको याद रखेंगे। देन माटो ग्रासो प्लेटू भी यहाँ पे है, कैंपोज भी यहाँ पे है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। फिर यहाँ पे एंडीज हैं, जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, एंडीज। पेटागोनिया डेजर्ट है नीचे, पेटागोनिया है ना। और यहाँ पे पैम्पाज, ये आपका पैम्पाज जो है ये आपका ग्रासलैंड है, ठीक है ना, अर्जेंटीना वाले पोर्शन में आता है। ग्रैंड चैको भी इज ऑल्सो फीचर ऑफ साउथ अमेरिका ओनली, है ना। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा आपको दिखेगी, जो ज्वाइन कर रही होती है ऊपर की तरफ से। कोकोज रिच आपको दिख रहा होगा, कोकोज रिच इज देयर। गयाना के ऊपर गयाना बेसिन भी है, अगर आप देखें वहाँ पे तो। दिस इज द ब्राज़ील वाला पोर्शन, साओ रोको एंड ऑल। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ओवरऑल एनालिसिस। आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।